एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में। कल क्या पढ़ा था हमने? सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स हैं उनके बारे में पढ़ा था और कोर्ट की हायरार्की पढ़ी थी कि हमारे देश में कोर्ट की हायरार्की कैसी है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है सेंट्रल लेवल पे, फिर आएगा हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर आएंगे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स स्टेट के छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट पे। हाई कोर्ट आएगा स्टेट लेवल पे एंड उसके बाद आएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स। तो ये हमारा बेसिक हायरार्की है हमारे इंडियन कोर्ट्स का। तो सबसे ऊपर का जो कोर्ट था सुपीरियर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। इस वीडियो में हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, कवर कर लेते हैं। तो हाई कोर्ट क्या है? हाई कोर्ट जो हमारा स्टेट है, स्टेट में एक हाई कोर्ट होता ही है, ऐसा हम कह सकते हैं। वैसे हमारे जो इंडिया में 24 हाई कोर्ट्स है, अब हमारे पास 29 स्टेट हैं, बट हाई कोर्ट सिर्फ 24 है। ऐसा क्यों? क्योंकि कई सारे जो स्टेट्स हैं उनका एक कॉमन हाई कोर्ट है। इस वजह से, जैसे कि चंडीगढ़ एक कॉमन हाई कोर्ट है, इसके अलावा जो और यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनको भी सब मिला के एक ही हाई कोर्ट है कई जगहों पे। इस वजह से 29 स्टेट्स के ऊपर हमारे पास 24 हाई कोर्ट्स हैं। बट ऐसा हम मान सकते हैं कि हर एक स्टेट में एक उनका खुद का हाई कोर्ट है। तो एक स्टेट में एक हाई कोर्ट का होने का मतलब ये है कि स्टेट लेवल का सबसे हाईएस्ट कोर्ट जो होता है वो हाई कोर्ट होता है। अब ये पता करना चाहिए हमको कि हाई कोर्ट है वो सबसे पहले कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था। तो कलकत्ता में सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था 1862 में। अब कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये तीनों ही जगह पे एक साथ 1862 में हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था। बट अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि हमारे देश में पहला हाई कोर्ट कहाँ ओपन हुआ था, तो आप हमेशा कैलकाटा को ही टिक करेंगे। 1862 कैलकाटा को हम पहला हाई कोर्ट मानते हैं। बट कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास तीनों जगह एक ही टाइम पे हाई कोर्ट ओपन हुआ था। अब 1862 में ओपन हुआ था मतलब हमारे इंडिपेंडेंस के पहले ओपन हुआ था। ये जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तब ये हाई कोर्ट ओपन हुए थे, जब यहाँ पे ब्रिटिश राज चलता था। तो अब हमने ये तो पता कर लिया कि 24 हाई कोर्ट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज़ की भी जो कॉमन हाई कोर्ट्स होती हैं। बट दिल्ली एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपना खुद का एक सेपरेट हाई कोर्ट है। बाकी और यूनियन टेरिटरीज़ के पास उनका हाई कोर्ट नहीं है, बट दिल्ली ही ऐसा यूनियन टेरिटरी है, इकलौता यूनियन टेरिटरी है जिसके पास उसका खुद का सेपरेट हाई कोर्ट है। ठीक है, अब तो ये पता कर लिया, हाई कोर्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब हाई कोर्ट के पावर्स पढ़ लेते हैं कि हाई कोर्ट के पास कौन कौन से पावर्स हैं। हमने कल पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन से पावर्स होते हैं, वैसे ही हाई कोर्ट के पास भी कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स हैं। तो उसमें कौन कौन से आता है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हुआ, रिट जुरिस्डिक्शन, एपेलेट और जुडिशियल रिव्यू। ये जो इम्पॉर्टेंट 4 टॉपिक्स हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हाई कोर्ट के पार्ट्स हैं। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में किन चीज़ों से डील करेगा हाई कोर्ट? तो जो डिस्ट्रिक्ट के डिस्प्यूट्स होते हैं, कि नहीं, 2 डिस्ट्रिक्ट्स के, किसी एक स्टेट के 2 डिस्ट्रिक्ट में डिस्प्यूट हो गया, तो उसको जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स नहीं हैंडल करेंगे उसको हाई कोर्ट हैंडल करेगा। वैसे ही जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हैंडल करता है स्टेट्स के जो भी स्टेट के बीच आपसी झगड़ा हो जाता है या उनके बीच कुछ इशू हो जाता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर वो सारे मैटर्स को हैंडल करता है। ठीक वैसे ही हाई कोर्ट जो है वो दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में कोई मैटर हो गया, कोई जुडिशियल मैटर है, तो उन सारी चीज़ों का जो डिस्प्यूट है वो हाई कोर्ट ही उसको हैंडल करेगा। तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर। फिर रिट जुरिस्डिक्शन की बात अगर करें, सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर है रिट जुरिस्डिक्शन की। रिट जुरिस्डिक्शन कब हम लागू करा सकते हैं? किसी भी पर्सन को अगर ऐसा लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं या तो हाई कोर्ट में या तो सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट फाइल करती है। डिफरेंट टाइप की 5 रिट्स हमने कल पढ़ी थी, वो अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पुरानी वीडियो में जाके आप देख लेना कि कौन कौन से टाइप की रिट्स होती हैं। तो 5 बेसिक टाइप की रिट्स होती हैं। ये सारे टाइप की रिट्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही आपके फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए इशू करते हैं। अगर कोई भी इलीगल चीज़ उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो आपके फंडामेंटल राइट्स सिक्योर हो जाते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास ही रिट जुरिस्डिक्शन का अधिकार है, तो हाई कोर्ट के पास भी रिट जुरिस्डिक्शन का अधिकार है। वैसे ही एपेलेट जुरिस्डिक्शन की भी बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास भी एपेलेट जुरिस्डिक्शन की पावर है और हाई कोर्ट के पास भी एपेलेट जुरिस्डिक्शन की पावर है। एपेलेट जुरिस्डिक्शन मीन्स जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या जो लोअर लेवल के सबऑर्डिनेट्स
सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, अगर वहाँ पे कोई जजमेंट पास हुई है और उस जजमेंट से कोई भी पार्टी अगर सहमत नहीं है या सेटिस्फाइड नहीं है तो वो हाई कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकती है। तो इसको कहते हैं जब कोई भी लो लेवल के कोर्ट का जजमेंट ना मान के बड़े लेवल के कोर्ट में अप्लाई करने से जो ये हायरार्की बनती है लोअर से हायर कोर्ट की तरफ जाने की, उसको हम कहते हैं एपेलेट जुरिस्डिक्शन की। तो ये सारे टाइप के मैटर्स को भी हाई कोर्ट ही हैंडल करता है। तो एपेलेट जुरिस्डिक्शन का भी अधिकार हाई कोर्ट के पास है। जुडिशियल रिव्यू का भी अधिकार हाई कोर्ट के पास है। अभी जुडिशियल रिव्यू क्या हुआ, अगर स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई पॉलिसीज़ बन रही है या कोई ऐसा नया नियम लागू करने का प्लानिंग हो रहा है या कुछ भी चीज़ नई पॉलिसी बन रही है तो उसका रिव्यू करेगी हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट उसका रिव्यू करेगी और उसको देखेगी कि वो जो भी पॉलिसी है या जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस है या कुछ भी चेंजेस होने वाले हैं, अगर वो इनएप्रोप्रिएट है तो उसको वो खारिज कर देगी, उसको डिसॉल्व कर देगी। अगर वो पॉलिसी या जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ बन रही है वो अगर लोगों की भलाई के लिए है या फिर ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट के लिए है तो फिर उसको हाई कोर्ट क्या है, पास कर देगी। तो ये जो पावर है जुडिशियल रिव्यू का, ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी है। तो ये जो 4 इम्पॉर्टेंट जुरिस्डिक्शन के पावर है हाई कोर्ट के पास, तो ये 4 इम्पॉर्टेंट जुरिस्डिक्शन के पावर हाई कोर्ट के अंदर आते हैं, ये सारे ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद बात करेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट की। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में हमने कल भी पढ़ा था, तो वही सारी चीज़ें ही हैं जो रिपीट होनी है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स 3 टाइप के होते हैं। एक तो जुडिशियल कोर्ट होते हैं जिनको हम सिविल कोर्ट कहते हैं, या तो फिर दूसरा टाइप के जो कोर्ट होते हैं कोर्ट ऑफ सेशन जज वाले, उनको हम कहते हैं क्रिमिनल कोर्ट, क्योंकि वहाँ पे क्रिमिनल केसेस के साथ डीलिंग करते हैं। सिविल कोर्ट में सिविलियन जो सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको हैंडल किया जाता है, जैसे कि कोई ज़मीन जायदाद का मैटर हो गया, कोई फ्रॉड हो गया, इन सारी चीज़ों को हम सिविल कोर्ट के अंदर डील करेंगे। मर्डर, रेप, इस टाइप के जो एकदम सीरियस क्राइम होते हैं वो आएंगे क्रिमिनल केस के अंदर। उसके अलावा रेवेन्यू कोर्ट में क्या आता है, एग्रीकल्चरल जो लैंड है या एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी रेवेन्यू है, इनसे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हुआ है तो ये सारा कुछ हैंडल होगा रेवेन्यू कोर्ट में। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। ये सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। इसके बाद बात करेंगे बॉडी ऑफ इंडियन लॉ की। तो 2 टाइप की इंडियन लॉ की बॉडी है, एक है क्रिमिनल और एक है सिविल। ये 2 टाइप की है, ये क्रिमिनल बॉडी है और ये सिविल। तो क्रिमिनल और सिविल का मतलब हमको ऑलरेडी ही पता है। अगर कोई क्रिमिनल केस है या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है तो उन सारी चीज़ों को हम हैंडल करेंगे क्रिमिनल एरिया में। और जो सिविल है, जो कि नॉर्मल टाइप के डिस्प्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टी का हो गया या कोई ऐसे ही झगड़ा लड़ाई हो गई नॉर्मल, उन सारी चीज़ों को हम सिविल केसेस में करेंगे। किसी ने किसी को धोखा दे दिया, कुछ भी जो लाइटर टाइप के, जो कि ज़्यादा सीरियस, हम ऐसे सिंपल वर्ड में अगर बोले तो जो नॉन सीरियस क्राइम्स होते हैं वो सिविल कैटेगरी के अंदर आते हैं और जो सीरियस टाइप के क्राइम्स होते हैं वो आएंगे क्रिमिनल कैटेगरी में। तो जो क्रिमिनल कैटेगरी है उसके लिए कौन कौन सा लॉ है हमारे इंडिया के पास, एक है आईपीसी, एक है सीआरपीसी, मेनली क्रिमिनल केसेस के लिए अगर हम बात करें तो। इसके अलावा और भी इम्पॉर्टेंट हमारे पास एक्ट्स और डिफरेंट चीज़ें हैं, बट यहाँ पे आईपीसी और सीआरपीसी का फोकस करेंगे क्योंकि आईपीसी और सीआरपीसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा कोड है, प्रोसीजर है, जो कि हर कोर्ट में फॉलो करता है। एक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिनको फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है हमारे देश में हार्मोनी बनाए रखने के लिए। वैसे ही सिविल जो लॉज हैं वो कौन कौन से लॉ हैं, प्रॉपर्टी लॉ हो गया, फैमिली लॉ, कमर्शियल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, ये सारी चीज़ें सिविल लॉ के अंदर आएंगी। सीआरपीसी और आईपीसी दोनों क्रिमिनल लॉ के अंदर आएंगी। तो इंडियन पीनल कोड क्या है, इंडियन पीनल कोड वो कोड है जिसमें लॉ के बारे में बताया गया है और अगर उन लॉ को कोई भी पर्सन वायलेट करता है तो उनको किस तरीके से हैंडल करना है, कितनी सज़ा देनी है और कैसी सज़ा देनी है, ये सारा कुछ आईपीसी के अंदर दिया गया है। वहीं जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो ये मेनली प्रोसीजरल कोड है। इसमें प्रोसीजर्स के बारे में बताया गया है कि कोई भी पर्सन अगर अनलॉफुल एक्टिविटी करता है, इलीगल एक्टिविटी करता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कौन कौन से प्रोसीजर्स के थ्रू हैंडल करना है। जो भी
इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं, कौन कौन से प्रोसीजर्स फॉलो करना है, वो CRPC बताती है। वहीं पे जो IPC है वो है इंडियन पीनल कोड, जो पीनलाइज करती है उन सारे पर्सनस को जिन्होंने कोई इलीगल एक्टिविटी की है, कोई अनलॉफुल एक्ट किया है। तो ये होते हैं क्रिमिनल लॉ। वहीं पे जो सिविल लॉ है वो प्रॉपर्टी लॉ, नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैंडल होते हैं इसमें। फैमिली लॉ, अगर फैमिली में ही कोई डिस्प्यूट हो रहा है, अगर ज़मीन जायदाद के लिए कोई झगड़े हो रहे हैं फैमिली में, तो वो फैमिली लॉ में आएगा। कमर्शियल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, ये सारी की सारी चीज़ें क्रिमिनल लॉ के अंदर आती हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा डीपली अभी तक तो मुझे नहीं लगता पढ़ना चाहिए, बट इन केस जब हम पुराने क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करेंगे और उसमें मुझे लगेगा कि इसमें कुछ और ऐड करना है या इन्हें डीपली पढ़ना है, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। तो यहाँ पे इसको फिनिश करते हैं। जो हमारा कोर्ट है वही हमने एक लॉ के बारे में भी ओवरव्यू दे दिया कि बॉडी ऑफ लॉ कैसी है इंडिया की, CRPC क्या है, IPC क्या है, और सिविल लॉ क्या होता है, क्रिमिनल लॉ क्या होता है। तो ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। एक या दो वीडियो और कवर करके जो भी क्रिमिनल और क्या बच गया, क्रिमिनल प्रोफाइलिंग बच गई, ठीक, क्रिमिनल प्रोफाइलिंग कवर कर लेंगे, तो वो एक या दो वीडियो में कवर हो जाएगी आई थिंक। तो उसके बाद फिर कुछ MCQs करके ये वाली जो यूनिट है उसको फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट कोई से भी जो भी अपन पिक करेंगे यूनिट, उसके ऊपर फिर वीडियोस की सीरीज़ लेके आते हैं। तो ये एक या दो वीडियो, 3 वीडियो के साथ इस पूरी यूनिट को फिनिश करते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म हो चुकी है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको पसंद आ रही है, तो उसके लिए आपको करना होगा एक लाइक। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। भले ही आपको सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट ना लगे, बट मे बी फ्यूचर में या कोई ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है जो आपके काम की हो तो वो आपको मिल सके, इस वजह से ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट डे। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।